गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। डिस्ट्रिक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि एक संस्था के लिए संचार व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना कि मानव जीवन के लिए रक्त संचार व्यवस्था का। प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए संचार प्राथमिक आवश्यकता है। संचार एवं संचार व्यवस्था के बिना कोई भी संस्था प्रभावी रूप से अपने कार्यों को संचालन नहीं कर सकती। संस्था के सभी सदस्यों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों, अधीनस्थों एवं सहकर्मियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना ही होता है। अब अगर हम इसके अर्थ के रूप में अगर बात करें तो संचार संदेश संप्रेषण का एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ संदेशों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है। केवल संदेशों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान से सामान्यतः किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। संदेशों के आदान प्रदान की सार्थकता तो तब होती है जबकि उनसे अपेक्षित उद्देश्य भी पूरा होता हो। संदेशों से अपेक्षित उद्देश्य तभी पूरा हो पाता है जबकि संदेशों के साथ उनसे जुड़े अर्थ, भावनाएं, संवेग, समझ आदि भी पहुंचते हों। तभी संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को उसी भावना तथा अर्थ में समझ सकेगा तथा संदेश भेजने वाले की अपेक्षा के अनुरूप कुछ कर सकेगा। अतः संचार को व्यापक अर्थ में समझने की आवश्यकता होती है। इस व्यापक अर्थ में संचार संदेश संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनसे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, संपत्तियों, तर्कों, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। इसी क्रम में अगर हम परिभाषाओं के रूप में अगर बात करें कि संचार की क्या क्या परिभाषा हैं, किन किन विद्वानों ने दी हैं, तो सबसे पहले हम जो परिभाषा अध्ययन कर रहे हैं वो है एलन के शब्दों में। तो एलन ने संचार के को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संचार में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करने के लिए करता है। यह अर्थों का पुल है। यह कहने, सुनने व समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। यानी कि एलन ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से संचार की जो परिभाषा दी है, सभी कार्य सम्मिलित उन्होंने बताए हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करने के लिए करता है। वह संचार का कोई भी साधन प्रयोग करे, उसके द्वारा वह जो कहना चाहता है, जिस भावना से कहना चाहता है, वह दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंच सके। यह अर्थों का पुल है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हम बात कहना चाहते हैं उसका वही अर्थ सामने वाला व्यक्ति भी समझे। कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसी क्रम में डॉल्टन मैकफार्लैंड के मतानुसार या उन्होंने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि विस्तृत रूप में संचार मनुष्यों के बीच अर्थपूर्ण आपसी व्यवहार है। विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्यों द्वारा अर्थों को प्राप्त किया जाता है तथा समझ पहुंचाई जाती है। यानी अर्थों को जो एक व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है, उस बात का या उस संदर्भ का क्या अर्थ है, वह उसी अर्थ में सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी समझ पहुँचे। आगे हम बात करें परिभाषाओं में कीथ डेविस के मतानुसार, यानी कीथ डेविस ने बहुत ही सूक्ष्म और सारगर्भित परिभाषा दी है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। यानी कि एक व्यक्ति की सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई, एक व्यवस्थित क्रम में पहुंचाई जाए, उसकी समझ, उस बात की समझ भी उसी अर्थ में पहुंचाई जाए। अब अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो संदेश, यह हम बात संचार एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोवृत्तियों, आपत्तियों, संपत्तियों आदि का आदान प्रदान करते हैं।
यह प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्त करता संदेश को ठीक उसी अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपस में समझ एवं सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती। इन अवरोधों को दूर करने के लिए तर्कों, तथ्यों, चित्रों, उदाहरणों, संकेतों आदि का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति जो कहना चाहता है, जिस अर्थ में किसी बात को कहना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति भी वह बात उसी अर्थ एवं विचार के साथ समझ सके, तो समझाने वाला जो संदेशदाता जो होता है या संदेश देने वाला जो प्राणी या व्यक्ति है, वह अपनी बात को समझाने के लिए तर्कों, तथ्यों, चित्रों, उदाहरणों, संकेतों का सहारा ले सकता है। अब अगर हम बात करें संचार की विशेषताएं या प्रकृति के रूप में कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो संचार एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। संचार द्विमार्गी यानी कि टू वे प्रोसेस है जिसमें संदेश दिए जाते हैं और प्राप्त भी किए जाते हैं। तीसरी इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया में विचारों एवं सूचनाओं के साथ साथ भावनाओं, तर्कों, आपसी समझबूझ आदि का भी आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में संचार प्रक्रिया का उद्देश्य विचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही नहीं बल्कि आपसी समझ उत्पन्न करना तथा आपस में भी प्रभावित करना होता है। यह प्रक्रिया संदेश प्राप्तकर्ता के प्रत्युत्तर या उसकी प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें विशेषताओं के रूप में, तो इस प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है जिसमें संदेश प्रेषक, संदेशदाता तथा संदेश प्राप्तकर्ता के नाम से जाना जाता है। किसी विशेष समूह तथा जन समूह के अनेक व्यक्ति संचार प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, यह मानवीय प्रक्रिया है जिसमें 2 या अधिक मानवों के बीच संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में संदेशों का आदान प्रदान मौखिक, लिखित, सांकेतिक, दृश्य एवं श्रव्य साधनों द्वारा किया जा सकता है। अगला है, संचार बहुआयामी है। यह अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, आंतरिक एवं बाह्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है, संचार की प्रभावशीलता केवल संदेश देने की योग्यता पर ही नहीं, सुनने की योग्यता पर भी निर्भर करती है। अगला है, प्रत्येक संचार कुछ उद्देश्यों से प्रेरित होता है अतः संचार तब सफल होता है जबकि अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। और लास्ट विशेषता की अगर हम बात करें, संचार प्रबंधकीय कार्यों का आधार है जिसके बिना प्रबंधक पंगु हो जाता है। यानी कि अगर संचार प्रक्रिया एक प्रबंधक द्वारा सटीक या सही नहीं हो पाएगी तो उसके अधीनस्थ उस काम को नहीं कर पाएंगे, उसका प्रबंधकीय कार्य प्रभावित होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।